standing wave. When wave is developed on bounded region. लिख देता हूं और बेहतर, एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं मान लो याद रहा तो बगल में मेंशन कर देता हूं, सितार, गिटार, तबला, ये जो सारे हैं, जैसे सितार गिटार के वायर, तबला के मेम्ब्रेन, इनका रीजन डिफाइंड। व्हेन वेव इज डेवलप्ड ऑन बाउंडेड रीजन, then due to superposition of incident ray towards boundary and the reflected way from the boundary, from boundary a standing wave is formed. A standing wave is formed. अब ये कहानी क्या बन रही है कि स्टैंडिंग वेव भी सुपरपोजिशन से बनता है, और स्टैंडिंग वेव सुपरपोजिशन से बनता है का मीनिंग क्या हुआ? तो यदि हम शुरुआत कर रहे थे वेव मोशन को तो क्या देखते थे? शुरुआत कर रहे थे वेव मोशन को तो हमने क्या किया था? वेव मोशन के शुरू करने पर हमने इनफाइनाइट पे बांधा था धागों को जाकर के। वेव मोशन के शुरू में इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट से रिफ्लेक्ट होके तो वेव आएगा नहीं, और यदि इनफाइनाइट से रिफ्लेक्ट होके वेव नहीं आएगा तो सुपरपोजिशन सोचना नहीं पड़ेगा, और यदि सुपरपोजिशन नहीं सोचना पड़ेगा तो हमारा काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया? एक ही वेव को पढ़ना है तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे, जाने वाले वेव को देखो, इसलिए उसका नाम था ट्रैवलिंग वेव। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इनको स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं? तो ये तो बाउंड्री के भीतर है, ट्रेवल करता है तो ट्रेवलिंग वेव, और ये बाउंड्री डिफाइंड है तो इसी के बीच में हमेशा मिलेंगे जब भी ढूंढने जाओगे इन्हें, इसलिए स्टैंडिंग वेव। अरे भाई, आप यदि घर में बैठे हैं तो ये थोड़े ना कहा जाएगा कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी आएगा घर पे आपसे मिल सकता है। आप स्कूल में बैठे हैं तो भी नहीं कहा जाएगा कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहा जाएगा कि स्कूल में बैठे हैं, कोई भी आएगा मिल लेगा। जहां बाउंड्री हो
बाउंड्री के बीच में आप बैठे, तो वो तो स्टैंडिंग पोजीशन हुआ आपका। स्टैंडिंग मतलब खड़ा नहीं, मतलब एक बाउंड्री में हैं आप, स्टेशनरी। स्टैंडिंग यदि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे तो और बेहतर स्टैंडिंग के साथ और में लिख दो, स्टैंडिंग स्टेशनरी फील आना और आसान हो जाता है। स्टैंडिंग तो था ही, और स्टेशनरी। स्टेशनरी कब है? घर में है। स्टेशनरी है इसलिए क्योंकि बाउंड्री में है, आपको कोई भी मिलना चाहे तो आके मिल सकता है। ट्रैवलिंग तो एटलीस्ट नहीं ही कहा जाएगा, घर में बैठे हो आप। तो बाउंड्री में जब आप कहीं होते हैं तो मीन्स स्टैंडिंग, स्टेशनरी। और ये कब बनता है? जब अपोजिट डायरेक्शन के वेव सुपर इम्पोज होते हैं। चेक करते हैं हम लोग। यहां देखिए, यदि हम लोग बात करें, ये धागा है और इस धागे पर ये x0 और ये x इक्वल्स टू L। एक वेव इधर आ रहा है, y इंसिडेंट, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और ये एक रिफ्लेक्टेड y रिफ्लेक्टेड a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बेहतर है या तो यहां पर आप डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन इज्यूम कर लो, तो -1 खुद लिख दोगे क्योंकि ये फिक्स्ड है। यहां भी फिक्स्ड है वायर, तो दो जगहों पे फिक्स्ड। अभी फिलहाल यहां पर मैंने देखा, तो यहां जो वेव मिलेगा आपको वायर पे, तो यहां हेडिंग दे दीजिए स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेस स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये हो गया हेडिंग। और वाई स्टैंडिंग कितना हो जाएगा? तो मैंने क्या कहा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सम कर दो। यहां मैंने आइडियल माना है कंडीशन, तभी ये 100% एम्पलीट्यूड देख रहे हैं हम, आइडियल। नहीं तो वो कम होता। तो आइडियल कंडीशन लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे आसानी से हमारे समझ में ये आ पाए आइडिया। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट हो शायद, फॉर्मूला तो किताबों में रहता है, कॉपियों में रहता है, तो हम क्यों याद रखें सब। हम तो मोबाइल नंबर भी नहीं याद रखते क्योंकि मोबाइल में है। हम तो कैलकुलेट भी नहीं करते क्योंकि कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा मेरे बदले। अरे एग्जाम में कुछ नहीं काम आएगा, सारा कुछ दिमाग में रखो। तो y का वैल्यू अब बताओ कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। साइन ओमेगा टी एक तो प्लस था, इंसिडेंट वाला प्लस था, और रिफ्लेक्टेड वाला जो था वो माइनस हो गया। उसको देखो, थोड़ा सा गड़बड़ यहां लिखा था मैंने, करेक्ट करो। यहां माइनस, इसीलिए यहां भी माइनस। और पिछले वाला माइनस क्यों आया है? वो आइडियल वेव, ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में फेज चेंज पाई होता है, इन्वर्टेड हो जाता है, उसके कारण ये माइनस ए आया है। और सुपरपोजिशन, ये यहां पर किसके कारण लिख रहे हैं? बाई सुपरपोजिशन। यहां से कलर आप ये लिख सकते हो, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन?
ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, और ये ट्वाइस में बचेगा। तो y इक्वल्स टू हो गया, ये आप ए नॉट साइन के एक्स कह लो कॉस ओमेगा टी। तो ये है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, इट इज स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। जबकि ये जो दोनों थे, पहले जो दोनों थे, इनको क्या कहते थे? ट्रैवलिंग वेव। ये भी क्या था? ट्रैवलिंग वेव। और वो दोनों जब जुड़ गए तो जुड़ करके क्या बन गए? स्टैंडिंग वेव। सुपर इंपोज होके स्टैंडिंग वेव। अब जब स्टैंडिंग वेव ऐसा होगा तो ये तो इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को आप एक बार रियल लाइफ में देखने की कोशिश करते हैं अगले पेज। तो पहले सर यहां ए तक नॉट जनरल एम्पलीट्यूड। फिर से बोलो। सर ए नॉट जनरल एम्पलीट्यूड। ए नॉट आपने यूज किया है 2a के लिए, जैसे कि 2 लिखना बार बार ना पड़े हमें। सर वो तो ए नॉट इसके किसके लिए लिए यूज किया है? 2a के लिए। और ये क्या दे रहा है? y का मैक्सिमम वैल्यू। और ये कहां होगा? एट के एक्स या तो 0 हो जाए, या पाई हो जाए, या 2 पाई हो जाए, या 3 पाई हो जाए। ये वो सारे पॉइंट हैं जहां पर ये y मैक्सिमम दिख रहा है। चेक कर लो एक बार, क्योंकि x जो है वो पोजीशन बताएगा ना, ये वो पोजीशंस होंगे। एक सेकेंड के एक्स 0 हो जाएगा तब तो ये 0 ही हो जाएगा। हाँ, तब तो ये 0 हो जाने वाली है। ये y मैक्सिमम के लिए हमें लिखना पड़ेगा पाई/2, 0 हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2। ये वो सारे पॉइंट होंगे y मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड जिसे कह रहे थे। इसका अभी भी फील नहीं आएगा। इसको ऐसे देखते हैं अगले पेज पे, एक वायर को खुद से स्ट्राइक करके, वेव डेवलप करके आंखों से, फिर उसका एक इमेजिनेशन या उसका डायग्राम सोचते हैं। सर मैं पेज चेंज करूं सर इसमें कॉस ओमेगा टी का भी तो टर्म आएगा वाई मैक्स में। तो वही बात समझ में आएगी आपके जब अगले पेज पे डायग्राम बनेगा। यहां तक लिख लिया आपने कॉपी पे? यस सर। ये देखो एक वायर, इस वायर को स्ट्रेच करो। सितार वाला वायर है, गिटार वायर, गिटार वायर। आपने क्या किया है? इसे स्ट्रेच किया, प्लग किया और रिलीज कर दिया। क्या ये हमेशा यही रहेगा? फिर ये सीधे होगा और फिर ये ऊपर की तरफ आएगा, फिर ये स्ट्रेट होगा, फिर ये नीचे की तरफ जाता दिखेगा। तो आप इवेंट को यदि देखें और उसका फोटोग्राफ बना लें, तो जब बहुत अच्छे कैमरे से फोटोग्राफ लेंगे आप, तो वो इतने तेजी में अपना पोजीशन बदलेगा,
इतने तेजी में अपना पोजीशन बदलेगा कि वो हर एक जगह आपको दिखेगा, मतलब आपको लूप बनता सा दिखेगा। क्या दिखने वाला है? लूप बनता सा दिखेगा। सितार के वायर को खींच करके कभी देखे हैं या गिटार के वायर को, तो ऐसा लूप बनता सा दिखेगा। यस और सर। इसकी खासियत क्या है कि ये है स्टैंडिंग वेव। दिस इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। ये जो पॉइंट है जो फिक्स्ड था, ये नोड रहेगा फॉर ऑल टी। ये फॉर ऑल का सिंबल यदि आपको पता है, ये फॉर ऑल है। और ये जो है एंटी नोड रहेगा, सॉरी, ये भी फिक्स्ड है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये भी नोड कहलाएगा, ये भी नोड कहलाएगा। और बाकी सारे पॉइंट ऑसिलेट कर रहे हैं, और बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, और इसी पॉइंट को हम कह देते हैं एंटी नोड। तो यहां जो कंसेप्ट एक दो जनरेट होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, तो पहला पॉइंट याद रखिए, इन स्टैंडिंग वेव पोजीशन of node and antinode do not change with time। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम डूइंग SHM about its ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो ये यहां तक गया और वापस यहां तक आया, ये यहां तक गया, यहां तक आया, उसी के बीच ऑसिलेट कर रहा है। और एक पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ different molecules are different, depends on position of the wire, position of the molecule। मतलब आप देख क्या रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल SHM कर रहे हैं, तो सारे वर्ड मैंने नहीं लिखा, मॉलिक्यूल्स लिखा। क्यों? क्योंकि जो नोड पे हैं वो तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहे। तो यहां पर हमने ये लिखा कि मॉलिक्यूल्स जो SHM करेंगे उनके जो एम्पलीट्यूड होंगे वो एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर अभी जो आपने बताया सर, अभी वो रिपीट कर दोगे क्या? वो चित्र देखो, बताओ तो। वायर के L/2 डिस्टेंस पे, L/3 डिस्टेंस पे, L/4 डिस्टेंस पे
लेफ्ट वाले एंड से जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, क्या सबका एम्पलीट्यूड एक जैसा दिख रहा है? नहीं सर। तो वही लिखा है अभी अभी। ओके। एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये वायर जो है एक साथ नीचे आएंगे, सारे मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर जाएंगे, तो टाइम पीरियड ऑफ their SHM will be same, क्योंकि एक साथ नीचे आएंगे एक साथ ऊपर जाएंगे, तो एक चक्कर जो उनका कंप्लीट होगा एक जैसे टाइम में होगा। और एक चक्कर में 2 बार साथ साथ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएंगे। चित्र में ही दिख रहा है, वायर एक साथ नीचे आया, एक साथ ऊपर गया। All points in a loop are moving in same phase। फेज वर्ड, साथ साथ नीचे आ रहे हैं, साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, ये फेज वर्ड उससे रिलेटेड, एक फेज में। ये स्टैंडिंग वेव में जो ये लूप जैसा दिख रहा है, इनमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ साथ ऊपर जा रहे हैं और साथ साथ नीचे आ रहे हैं, मतलब एक फेज में। इन पॉइंट्स को नोट करो और चित्र में जो लूप बनाया है उसमें देखो, ऑब्जर्व करो। यहाँ एक वायर को केवल प्लग किया है, कोई फिजिक्स नहीं है यहाँ, कोई मैथमेटिक्स नहीं है यहाँ, आंखों से देखो केवल। सर जो एसएचएम हो रहा है सर, उसका एम्पलीट्यूड तो घटता जा रहा है, मतलब अरे time के साथ। बेवकूफ, किसका घटता दिख रहा है तुम्हें? सर गिटार अगर प्लग करेंगे तो सर वो एक टाइम के बाद तो वहां मतलब डैम्प्ड हो सीधे। गया इसलिए। यदि आइडियल हो तो क्या होगा? हाँ, ठीक है। ठीक है, जब तुम्हारा पहला स्टेप होता है उसी दिन फ्रिक्शन थोड़े ना पढ़ा दिया, 10 क्लासेस दिया जिसमें फ्रिक्शन की चर्चा ही नहीं। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, तो नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग। सर इसमें आपने टाइम पीरियड सेम कैसे बताया? मुझे तो नहीं पता टाइम पीरियड होता क्या है, तुम बताओ। अरे गधे बोलो ना कुछ, कहो ना एक चक्कर लगाने में जो सर टाइम लगता है ना। शपथ लिया है सर, मैं बोलता नहीं हूँ, मंगलवार है, बोलने वाला व्रत है मेरा। तो एक साथ जब नीचे जाएगा, एक साथ जब ऊपर आएगा, फिर एक साथ नीचे जाएगा, तो क्या सबका टाइम पीरियड अलग अलग रखूं? अब पूछो मुझसे फिर से, एम्पलीट्यूड अलग अलग क्यों है सर? कहाँ आपको कैसे पता चला एम्पलीट्यूड अलग अलग है? नो सर, सेम फेज में है ये सारे मॉलिक्यूल, कैसे पता चला ये बताओ? वो एक ही साथ पहले नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर। ध्यान से देखना, अभी अभी जो तुमने इक्वेशन लिखा था उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आएगा ये, सेम वायर है, या तो उसमें एक लूप बनता दिखेगा, प्लग करने का स्टाइल थोड़ा बदल दिया जाए तो या तो 2 लूप बनता दिखेगा, प्लग करने का स्टाइल थोड़ा और बदल दिया जाए तो हो सकता है 3 लूप बनता दिखेगा, प्लग करने का स्टाइल बदल दिया जाए तो हो सकता है 4 लूप बनता दिखेगा। सर ये स्टाइल कैसे बदला जाता है? तो जो सितार गिटार वायलिन सीखते हैं या सितार गिटार सीखते हैं, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे इसी की प्रैक्टिस करते हैं, एक स्ट्राइक पे कितने लूप बना लूंगा। सर आंखों से तो नहीं दिखता, वो साउंड सुन के फील करते हैं। जो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लूप तरह के एक साथ दिखता है उनके साउंड की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। इसीलिए हम जिनकी प्रैक्टिस बहुत कम है जाके गिटार लेके एक स्ट्राइक करें तो थोड़े ना सारे श्रोता झूम उठेंगे।
वो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उन पे झूम उठेंगे। तो फिलहाल यहां एक बात तो पहले ये समझो, ये नोड तो फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, बीच में आ गया एंटी नोड। और ऐसा जब सिचुएशन है, ये नोड और एंटी नोड अल्टरनेट्स आएंगे, तो सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? तो मैं आपको उसके लिए अलग एक आइडिया दे रहा हूं, इन पे गौर करो। सर जब ये आपने हम बात बोला करते हैं स्टैंडिंग वेव, तो y इक्वल्स टू हमने देखा था अभी ए नॉट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये आपने कहा था कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो टुकड़ा है इसे कहते हैं पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, और ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसएचएम। तो ये एक एसएचएम का इक्वेशन दे रहा है। एक्स आप अलग अलग लोगे, जिससे अलग अलग पार्टिकल चुन लिया, ये पता चलेगा। उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये ए नॉट साइन के एक्स से पता चलेगा, और सबके एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा। सर ये लास्ट में कॉस ओमेगा टी क्यों आया? क्योंकि आपने सारे पार्टिकल को कहां से ऑसिलेट करना शुरू किया था? प्लग करके, एक्सट्रीम से, इसलिए कॉस आया। यदि ये इक्विलिब्रियम से आपकी आंखों के सामने ये वेव बनना शुरू होता, इक्विलिब्रियम से साथ में ऊपर जाते, तो ये ए नॉट साइन के एक्स साइन ओमेगा टी वाला इक्वेशन होता। ऐसे सोच सकते हो। तो मतलब आप ये एसएचएम का इक्वेशन है, ये कॉस ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो, कुछ भी हो, अगला टुकड़ा, और पिछला टुकड़ा साइन के एक्स के साथ ये जो है वो है पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, और वो कितना है? ये है, ध्यान दीजिएगा, ए नॉट साइन के एक्स। तो ये इसको पहले समझो, इसका यूज समझो। आपने जब ये कह दिया तो आपको अल्टरनेट है नोड एंटी नोड, ये आपका मन क्यों मानेगा? उसके लिए भी आप क्वेरी करोगे। तो फॉर नोड y equals to 0 for all t, for node for all t एम्पलीट्यूड 0, मतलब ए नॉट साइन के एक्स 0, के एक्स हो जाएगा या तो 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई। ये 2 पाई बाय लेमडा, ये एक्स 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, या एक्स हो जाएगा 0 लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 4 लेमडा बाई 2। चेक कर लो, ये वो सारे पॉइंट है जहां पर कौन बनने वाला है? नोड। सर मैं आपकी बात नहीं मानता। अरे भाई, जहां नोड है वहां एम्पलीट्यूड तो 0 ही है ना, ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा, थोड़ा सा भी नहीं हो रहा, तभी तो उन्हें नोड कहा। और स्टैंडिंग वेव की खासियत क्या बताई आपने? स्टैंडिंग वेव की खासियत बताई कि अलग अलग पॉइंट के अलग अलग एम्पलीट्यूड, और नोड वो बताई जहां पर हर एक टाइम पे वो नोड ही रहेगा और एम्पलीट्यूड 0, वो ऑसिलेट नहीं कर रहा। ट्रेवलिंग वेव में नोड शिफ्ट होता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स है उनका पॉइंट। अभी भी कहानी में बाकी है जान। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता चला, ये नोड तो दिख गया यहां यहां है, ये नहीं पता चला है एंटी नोड कहां कहां है। देखो, फॉर एंटी नोड एम्पलीट्यूड क्या? फॉर ऑल टी, टी को भूल जाओ, टी के चक्कर में पड़ो ही मत।
क्योंकि एंटी नोड उन पॉइंट्स को आपने कहा जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो, एम्पलीट्यूड हो प्लस माइनस ए नोट। अच्छा, या तो प्लस में हो या माइनस में। तो ये क्या था आपके पास, ए नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ए नॉट। तो के एक्स हो गया साइन के एक्स हो गया प्लस माइनस 1, के एक्स हो गया, ध्यान दीजिएगा, या तो पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 2, और के बदले लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा इन 2x। या तो ये पाई बाई 2 होगा या 3 पाई बाई 2 होगा। कहानी बढ़ाते जाओ। पोजीशन कौन से हो गए, x हो गया लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4। ये देखो, और अब मुझे बताओ नोड और एंटी नोड वाले पॉइंट्स के पोजीशन कैसे दिख रहे हैं एक्स के, क्या अल्टरनेट दिख रहे हैं? एक 0 है, एक लेमडा बाई 2 है, नोड उनके बीच में आया लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2, 2 लेमडा बाई 2 उनके बीच आया, एवरेज कर लो 3 लेमडा बाई 4, 2 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 इनके बीच एवरेज कर लो 5 लेमडा बाई 4। तो इन दोनों के एनालिसिस से क्या हम ये कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट node and antinode fixed point in a standing wave, point in a standing wave present one by one या present alternately। एक के बाद एक आ रहा है, उसके लिए जो टर्म बेहतर हो वो लिख लो। तो अब कितने होंगे ये तो हमें नहीं पता, तो पहले में देखो, दूसरा देखो नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड, तीसरा देखो नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड, चौथा देखो, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हमने ये पता किया कि स्टैंडिंग वेव जब वायर पे बन रहे होंगे तो नोड एंटीनोड अल्टरनेट वे में आएगा। तो नोड एंटीनोड कभी भी दो नोड एक साथ नहीं होंगे, दो एंटीनोड एक साथ नहीं होंगे। तो फर्स्ट से सेकंड वाला मैंने कैसे सोचा, तो नोड एंटीनोड नोड, अब इसमें कहीं भी मैं इंसर्ट करूंगा तो क्या इंसर्ट कर दूं कि ये अल्टरनेट मुझे मिले। एक बीच में नोड इंसर्ट कर दिया तो दो एंटीनोड कम से कम चाहिए होगा। फिर हमने एक और नोड डाला तो दो और एंटीनोड चाहिए होगा, जिससे कि नोड एंटीनोड अल्टरनेट बनते चले जाए। अब यहां ऐसे सोचो, पेज मैं चेंज कर दे रहा हूं, क्या पिछला पेज लिखना बाकी है? यस सर। तो आपको स्टैंडिंग वेव में पोजीशंस दिखने लगे, नोड एंटीनोड वाले, उनके बीच का डिस्टेंस चित्र में भी दिखने लगा। सर चित्र में तो नहीं दिखाया आपने। यहां से यहां तक जो है दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया था, 2 लेमडा बाई 2। ये चेक कर लो, दो नोड, ये अभी तो पहले ही लूप में है। ये लेमडा बाई 4 था पहला जो आया था, लेमडा बाई 4 पे एंटी नोड, तो अगला भी एंटी नोड आएगा लेमडा बाई 4, तो वो ध्यान रखना। यहां देखना चित्र में फिर से, यहां से यहां तक आया है पहला एंटी नोड, ये लेमडा बाई 4, और फिर लेमडा बाई 4 होगा नोड एंटी नोड से बीच का डिस्टेंस।
तो एक लूप का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, λ/2। और आपको वैसे भी पता था कि जब एक वेव आप बनाते थे, तो जब वेव ऐसे बनाते थे, ये पूरा लिखते थे λ, और यहाँ नोड एंटी नोड के ये नोड जो दो होते थे उनके बीच का लेंथ λ/2 लिख देते थे। ट्रैवलिंग वेव में वहां से भी बोरो कर सकते हैं याद रखने के लिए, ये नोड से नोड तक λ/2 है। वैसे आप स्टैंडिंग वेव में डिराइव कर चुके हैं कि नोड से नोड का लेंथ अगल बगल वाले का λ/2 होगा। पहले दो नोड का डिस्टेंस देखो ना, कितना, λ/2। पहला 0 पे है, दूसरा λ/2 पे। यहां तक नोट कर लो। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। मुझे ये बताओ, एक ही वायर है और इसमें तुमने देखे ऐसे ऑसिलेशन होते, ये था x0 नोड, ये था नोड और बीच में था एंटी नोड, और ये x है l। यहां से यहां तक जो होता ये λ/2 होता, जो कि l के बराबर कह दिया। लैम्डा कितना हो गया, 2l। के क्या लिखते हो, 2π/λ, 2π/l, 2π/2l, ये π/l। और इसमें आपको एम्पलीट्यूड चाहिए था पोजीशन डिपेंडेंट, तो एम्पलीट्यूड जो लिखते थे पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिखने का क्या था रिलेशन, याद करो। बीच वाला मैक्सिमम होता था यदि a0, तो हम यहाँ क्या लिख देते थे, a0 sin kx। a0 ध्यान दीजिएगा, sin kx, sin k के बदले इसमें क्या लिखोगे, π/λ, π/l, π/l इंटू x। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया वैल्यूज। और हम अब आपसे पूछते हैं इस एग्जाम्पल में कि फाइंड, इसी एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहे हैं फाइंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एट x इक्वल्स टू l/4। तो l है यहां से यहां तक, l/4 कहां होगा, यहां होता है x इक्वल्स टू l/2, यहां होगा x इक्वल्स टू l/4। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं, a डैश। तो a डैश कितना हो गया, a0 sin kx, a0 sin π/l इंटू l/4, a0 sin π/4, a0 /√2। क्या ये बहुत कठिन वाला क्वेश्चन हो गया? आपकी यदि एनालिसिस आपको समझ में आए पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, तो क्या इसे नहीं बना लोगे? सोच लो एक बार और। यस आपसे sir. यदि मैं कहूं इसी तरह x इक्वल्स टू l/8 पे बताओ, या l इक्वल्स टू l/12 पे बताओ, या l/6 पे बताओ, तो क्या कैलकुलेट कर लोगे? Yes sir. और सिमेट्रिकल होने के कारण यदि यहां से आए आप l/4, तो यहां से भी आ सकते हैं आप l/4। यहां भी जो एम्पलीट्यूड मिलेगा a डैश, वो कितना मिलेगा, a/√2। क्या ये आइडिया समझ में आ गया आप लोगों के? Yes sir. y इक्वल्स टू a0 sin kx sin ओमेगा t प्लस माइनस 5, या y इक्वल्स टू a0 cos kx sin ओमेगा t प्लस माइनस 5,
ये हो सकता है जनरल फॉर्मूला फॉर ट्रेवलिंग वेव, सॉरी स्टैंडिंग वेव। ये तब लेते हो जब x0 इज नोड, और ये तब यूज करोगे जब x0 इज एंटी नोड। ये भी नोट कर लो। ये पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड साइन के एक्स होगा, x0 रख दोगे तो a0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो नोड वाला पॉइंट है। और x इक्वल्स टू 0 रखोगे, a0 साइन के एक्स a0 दे देगा, वो एंटी नोड रहा होगा। तो ये बात यहां से इस तरह से देख सकते हो कि इक्वेशन कौन सा है, साइन के एक्स या कॉस के एक्स, वो देखने से हमें ये पता चलता है कि x0 क्या होगा, नोड या एंटी नोड। तो यदि फिक्स्ड पॉइंट है तो नोड ही होगा, और यदि फ्री पॉइंट होता रॉड पे अप एंड डाउन करने वाला तो एंटी नोड बनेगा। तो ये पॉइंट भी यहां से याद रखते हैं। और जनरल फॉर्मूला यदि हमारे पास आ जाता है तो उस फॉर्मूले को यूज करके हम पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड की चर्चा कभी भी कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर जो ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव उसमें कॉस वहां कुछ भी होगा यार, एसएचएम हो रहा है, एसएचएम देखने के कुछ भी हो सकते हैं। कहीं भी से मोशन हमने देखना शुरू किया, ना तो इक्विलिब्रियम पे था, ना तो एक्सट्रीम था, बीच में कहीं भी था, तो उसमें ओके। अकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपके पास। एसएचएम तो कहीं से भी देखा जा सकता है ना, हमेशा Yes, इक्विलिब्रियम से ही देखें, कौन सा जरूरी है। तो जनरल फॉर्म है, फाइव 0 कर लो, 5π/2 कर लो, 5π कर लो, सबके लिए वैलिड रहेगा। ये जनरल फॉर्मूला है। पसंद आया या नहीं? यस आप लोग कल कुछ टाइम देंगे मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए, 2 घंटे का या 1.5 घंटे का या 1 घंटे का? सर पहले पता करो कौन से घंटे। 7 से 8 आपके केमिस्ट्री रहता है आई थिंक, मैथ्स रहता है आई थिंक, मुझे जहां तक सुनने में आया है। तो 7 से 8 यदि है तो 6, 5:30 से 6:45 मैं कर लेता हूँ। 5:30 to 6:45 ये फिजिक्स वेव, 11, 13 सारे फिजिक्स वेव एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि हो सकता है सैटरडे की क्लास में नहीं लूं, तो वो पहले ही आप ये क्लास कर लें, फिजिक्स वेव एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है सर। 5:30 to 6:45 कल का, ट्यूसडे कल वाला। थैंक यू, बाय बाय। यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।